आप सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले आए। मैं अपने पार्टी के अहदेदारों के साथ यहाँ दादू आया हूँ। किसी जलसे की तैयारी के लिए। हम फरवरी में होने वाली इलेक्शन में बेमिसाल कामयाबी हासिल की जनरल इलेक्शन में। उससे पहले हमने लोकल बॉडी इलेक्शन की भी कामयाबी हासिल की। फरवरी के इलेक्शन के बाद शायद ये पहला जलसा होने जा रहा है और वो जलसा है हमारे शहीदों की याद में जो कारसाज के वाक़े पर 180 से ज़ायद हमारे वर्कर शहीद हुए, जब बेनज़ीर साहबा पर पहले दिन 2 बम के धमाके हुए जिसमें ये वर्कर शहीद हुए। हमें बड़ी तकलीफ हुई कि वो उनके डीएनए नहीं हो रहे थे। उनके लिए 3 महीना इंतज़ार करना पड़ा कि डीएनए कुछ हो जाए। फिर बेनज़ीर साहबा तो अपने वर्करों को भाई कहती थी। उन्होंने नाम उन वर्करों का सबका रखा भुट्टो और उनको जगह दी गड़ी खुदाबश के कब्रिस्तान में। आज भी वहाँ हैं और हमारे वर्कर जाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। हमने 18 अक्टूबर के वाक़े को याद करने के लिहाज से हैदराबाद में हटड़ी बाईपास पर दिन के 4 बजे जलसा मुनक़्क़िद कर रहे हैं और उसमें ज़ाहिर है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर ज़िले में जाऊं और हर ज़िले के लिहाज से आज के दिन में 3 जलसे करने हैं, 3 मीटिंग करनी है। एक दादू, इसके बाद जाम शोर जाऊंगा, उसके बाद हैदराबाद जाऊंगा और फिर कराची चला जाऊंगा। फिर कल परसों हमारे हैदराबाद डिवीज़न के 3 और अजला हैं जिसमें बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो अलायार है, उधर भी जाने का प्रोग्राम है। तो आज मेरे 6 ज़िले पूरे हो जाएंगे। बाकी 3 ज़िले हैं जो हैदराबाद डिवीज़न के। तो हैदराबाद डिवीज़न की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये डिवीज़न ही है जो असल में ग्राउंड भरती है, जिसके लिए यहाँ और ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। चाहे मीरपुर खास डिवीज़न से भी जब आएंगे लोग तो वो भी थोड़ा सा दूर है और बेनज़ीराबाद भी दूर है, कराची भी 100-200 किलोमीटर की बात है। लेकिन आया इसलिए था कि हम इस जलसे को ज़्यादा कामयाब कर सकें और इसलिए हमारे वर्करों से हमारी मुलाकात हुई है जिनका जोश व खरोश देखने के लायक था। और इस तरह करते कराते हमारी तंजीम के सब साथियों ने मिलकर एहतमाम करना है, किया हुआ है और जलसे का कामयाबी की गारंटी है। ये तो है मेरा मौजूद। मगर आपके पास अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर। सवाल है अली अमीन गंडापुर केपी का वज़ीर आला है। वैसे भी केपी के लोगों को इस्लामाबाद आने से मना नहीं, चीफ मिनिस्टर को भी कोई मना नहीं कर सकता और लोगों को भी मना नहीं कर सकता इस्लामाबाद में आने को। जो आए थे वो आए थे वायलेशन में। एक तो है 144 की वायलेशन जिसकी वजह से नोटिस लिया जाता है और सिर्फ आते हैं कि हम डी चौक पहुंचे। पहले डी चौक पहुंचे थे तो उनको इंतजार था सीटी का, उंगली का इशारा। उस वक्त की हुकूमत ने डी चौक पे उनको खड़ा होने दिया। हमें किसी बड़े मेहमान को उसका जो दौरा था वो भी कैंसिल करना पड़ा, लेकिन वो सीटी और इशारे और एम्पायर का इंतजार करने वाला वैसे कंटेनर नहीं छोड़ रहा था। जब किसी बंदे ने उनको बुलाया तो वहां वो जरूर कंटेनर छोड़ के चला गया था।
और बाद में आते हुए मुस्कुराते कहा कि बड़ी अच्छी मुलाकात रही। डी चौक पर हंगामा करना, असेंबलियों पर हमला करना, उसके गेटों को लातें मारना जमहूरी इदारे की बेइज्जती है। ठीक है, दरवाजे तोड़े, धुले हुए कपड़े टांगे, ये जो फोटो भी आपने और हम सब ने देखे थे। इसलिए हुकूमत ने 144 लगा के उनको कहा कि फलां जगह जलसा नहीं कर सकते, और ये आईनी तोड़ है। इसको कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने भी यहां तक कह दिया कि इसको और जगह पे जाना चाहिए, लेकिन फिर जब वो रेजिस्टेंस करते हैं तो ये सारा आपका सवाल बनता है। वैसे आने से कोई नहीं रोक सकता, आ जाए, लेकिन जमहूरियत को नुकसान न पहुंचाए। हमारा कहने का मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि जमहूरियत को नुकसान न पहुंचाए। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस जमात ने बेदरेग हमले किए। कभी कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं और अपनी बेइज्जती समझते हैं कि जी हम अपोजिशन में क्यों बैठे, बेइज्जती समझते हैं। कभी एतमाद लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, एतमाद का वोट लेने के बाद उसको हुक्म दिया जाता है, जैसे जनरल मुशर्रफ हुक्म देता था, उसी की तकलीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि जी पंजाब असेंबली डिसॉल्व करो। वो अवाम की बेइज्जती है, वो अवाम की बेइज्जती, क्योंकि उनके वोटों से जीते हुए थे और उनकी मेजॉरिटी भी थी। जिनकी मेजॉरिटी थी उन्होंने ही अवाम की बेइज्जती कर दी। केपीके में मेजॉरिटी थी, बेइज्जती कर दी, उसको डिसॉल्व कर दिया, पंजाब को डिसॉल्व कर दिया, खुद इस्तीफा देके चले गए। बाद में बोलते रहे कि हमारी इस्तीफा मंजूर न करो, अब हम वापस आना चाहते हैं, क्योंकि निगरान वजीर आजम की मनाने पर मशवरे में हमारा किरदार होगा। तो इनकी बात तो इस तरह से रही। बात आइन की, तो आइन में हमने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमारा तो पहले से मुतालबा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत कि यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बने। वो क्यों? क्योंकि जिस सूरत में सुप्रीम कोर्ट चल रही है, हाई कोर्ट चल रही है, सेशंस कोर्ट चल रही है, फैमिली कोर्ट चल रहे हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट चल रही है, ये सारे जो चल रहे हैं इनमें पता नहीं कितने केसेस पेंडिंग है। इनको जरूरत है कि जी या तो जज बढ़ा के दो और केसेस निपटे। सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई खबर आती है तो सिर्फ सियासी खबर आती है। ये जो दूसरे वकला के साथ जाते हैं इस्लामाबाद उम्मीद लगा कि जी हमारा फैसला होगा, वो फैसला तो पड़ पोतों को मुश्किल से नसीब होता है। भुट्टो साहब को 50 साल लगे कि कह सके, कोर्ट कह सके जी भुट्टो के साथ बेइंसाफी हुई। सिर्फ एक जुमला कहने के लिए 50 साल लगे। हमें इंतजार करना पड़ा 2011 से 10 साल सिर्फ ये जुमला सुनने के लिए। जब ऐसी सूरत हाल हो, जब इतने पेंडिंग केसेस हो, जब जजों की तादाद बढ़ने की बात हो, तो फिर हमें क्यों न बाइफरकेट करें। कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट संभाले, आम मसाइल है वो सुप्रीम कोर्ट संभाले। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी ट्रायल कोर्ट नहीं होता, अपील कर दी जाती है। अपील जो पेंडिंग पड़ी होती है तो आवाम के साथ अजाब होता है। इन्हीं पेंडिंग की वजह से हमारे जिरगे होते हैं, थक जाते हैं लोग। कोर्ट में गया केस, पता नहीं कब होगा, चलो भाई जिरगाई कर लेते हैं, पढ़ो तस्सिया कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, और आप और हम सब बैठ के उनको तनकीद करते हैं। ये सारी इसकी वजह से होगा। ये भी है कि पाकिस्तान में शरीयत के मावराए शरीयत कोई कानून नहीं बन सकता। ये आइन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि शरीयत के बगैर कोई बात नहीं होती। जब सुप्रीम कोर्ट को पता है कि शरीयत के मावराए कोई कानून नहीं बन सकता, तो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट को क्यों माना हुआ है? फेडरल शरीयत कोर्ट अलग से क्यों?